दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे पॉइंट पर आएंगे और QCI और NABIT के अपेंडिक्स डी के बारे में बात करेंगे। खास करके EIA कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो एक्रेडिटेशन फी स्ट्रक्चर है, उसको हम 3 सिंपल स्टेजेस में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एजेंडा देख लेते हैं। हम बात करेंगे स्टेज 1 एप्लीकेशन फीस की, स्टेज 2 असेसमेंट कॉस्ट्स की, स्टेज 3 फाइनल डिसीजन फीस और एंड में देखेंगे इन सबकी बजटिंग। शुरुआत करते हैं अपने बेसिक फाउंडेशन यानी अपेंडिक्स डी को समझने से। अब ये जो ऑफिशियल टेबल है ना, पहली बार देखने में किसी को भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डेंस लग सकता है। इसमें आपके सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एक साथ दिए गए हैं। लेकिन घबराइए मत, जब हम इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को एक स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन की तरह देखते हैं तो चीज़ें काफ़ी सिंपल और लॉजिकल लगने लगती हैं। QCI के चेयरमैन प्रकाश जावड़ेकर जी का एक बड़ा अच्छा कोट है जो इस प्रोसेस के पीछे की सोच को दर्शाता है। उनका मानना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है, पर एनवायरनमेंट के रूल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यानी ये जो स्ट्रिक्ट रिव्यूज और इनकी फीस हैं, ये इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें और साथ ही प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स भी स्मूथली हो सकें। इस पूरे फाइनेंशियल प्रोसेस को आप एक तरह से हाईवे के 3 अलग-अलग टोल बूथ्स की तरह समझ लीजिए। पहला टोल बूथ है एप्लीकेशन, दूसरा है असेसमेंट और तीसरा सबसे आखिरी डिसीजन मेकिंग। चलिए एक एक करके इन चेक पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले टोल बूथ पर यानी स्टेज 1 एप्लीकेशन फीस, जो हमारा इनिशियल चेक पॉइंट है। देखिए, प्रोसेस शुरू करने के लिए ही आपको सबसे पहले एक टाइप ऑफ एक्रेडिटेशन फी देनी होती है। अगर आप नए हैं तो ये आपकी इनिशियल फी है, और अगर ऑलरेडी एक्रेडिटेड हैं तो आपके लिए ये रिन्यूअल फी बन जाती है। ये एक फिक्स्ड बेस चार्ज है, और सबसे ज़रूरी बात, ये कम्प्लीटली इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कैंडिडेट सबमिट कर रहे हैं। सिंपल फंडा है, सबमिशन जितना बड़ा फी उतनी ज़्यादा। इस डेटा को देखिए और क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमम 10 कैंडिडेट्स प्रपोज कर रहे हैं तो बेस फी 30,000 रुपीज़ होगी। 15 कैंडिडेट्स तक ये 40,000 हो जाती है, 25 कैंडिडेट्स पर 50,000, और अगर आप 25 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ला रहे हैं तो ये फी बढ़कर सीधे 60,000 रुपीज़ हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 की तरफ, जो है असेसमेंट कॉस्ट्स और वेरीफाई करने का प्रोसेस। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद NABIT आपकी कैपेबिलिटीज और डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, डेस्कटॉप असेसमेंट, जहां असेसर्स रिमोट यानी दूर बैठकर आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं। अगर वहां सब ठीक रहा तो आता है दूसरा स्टेप, ऑफिस असेसमेंट। इसमें टीम फिजिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आकर ऑन साइट इवैल्यूएशन करती है, और इन दोनों की अलग फीस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस असेसमेंट का चार्ज आखिर तय कैसे होता है, तो इसका मेन फॉर्मूला है परसेंट डेज। फिलहाल ये चार्ज 18,000 रुपये पर डे निर्धारित किया गया है। तो लॉजिकली जितने दिन असेसर्स को डॉक्यूमेंट रिव्यू या फिजिकल साइट विजिट में लगेंगे, उसी हिसाब से ये पर डे कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी। इसके अलावा यहाँ एक और महत्वपूर्ण कॉस्ट जुड़ती है, और वो है कैंडिडेट वाइज असेसमेंट फी। ये एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कॉस्ट है जो हर उस सिंगल कैंडिडेट के लिए लगती है जिसे आपने एक्रेडिटेशन के लिए सबमिट किया है। तो जाहिर है, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो असेसमेंट में वक्त ज़्यादा लगेगा और फाइनल फी भी ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। आखिर में हम पहुंचते हैं स्टेज 3 पर, फाइनल डिसीजन फीस, यानी फाइल अब कमिटी रूम में पहुंच गई है। यहाँ कई लोग ये पूछते हैं कि भाई सारा टेक्निकल असेसमेंट तो हो गया, अब जब फाइल आखिरकार अप्रूवल के लिए फाइनल डिसीजन मेकर्स के पास जाएगी तो इन डिसीजंस का इनवॉइस कैसे बनेगा? आइए इसको भी डिकोड करते हैं। फाइनल रिव्यू में बेसिकली 2 पॉसिबल एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। पहला है FAE, जिसे हम फाइनल असेसमेंट बाय एक्सपर्ट कहते हैं। इसमें एक सिंगल एक्सपर्ट पूरी फाइल का थॉरली अध्ययन करके अपनी आखिरी रिपोर्ट देता है। और दूसरा है EC, यानी एक्सपर्ट कमेटी। इसमें एक पूरी कमेटी बैठकर असेसमेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करती है और एक्रेडिटेशन ग्रांट करने पर अपना वोट डालती है। यहाँ अपेंडिक्स डी में एक बहुत ही जरूरी रूल है, द 2 काउंट्स रूल। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रोसेस में FA यानी एक्सपर्ट और EC यानी कमेटी दोनों की ही जरूरत पड़ती है तो आपको दोनों अलग अलग सर्विसेज के लिए इनवॉइस भेजा जाएगा। FA का चार्ज प्लस EC का चार्ज, इसे हम FA प्लस EC 2 काउंट्स कहते हैं, और इस वजह से कॉस्ट दुगनी भी हो सकती है। चलिए अब इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं और बजटिंग फॉर एक्रेडिटेशन पर आते हैं।
अगर हम इस पूरे डिस्कशन के स्ट्रेटेजिक टेकअवेज निकालें तो आपको आगे की प्लानिंग के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। पहला, अपने एप्लीकेशन के साइज के हिसाब से अपनी फिक्स्ड बेस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करें। दूसरा, हर कैंडिडेट पर होने वाले वेरिएबल असेसमेंट कॉस्ट्स का पहले से अनुमान लगाएं। तीसरा, डेस्कटॉप और ऑन साइट विजिट्स में उस 18,000 रुपए के पर्सन डे रेट को याद रखें। चौथा, FAE और EC के उस कंबाइंड 2 काउंट फीस के लिए अपने बजट में जगह बनाएं। और एंड में अपने एक्रेडिटेशन स्टेटस को एक्टिव मेंटेन रखने के लिए जो आगे चलकर एनुअल फीस देनी होंगी उन्हें अभी से एंटिसिपेट करके चलें। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी संस्था बड़ी होगी और नए फंक्शनल एरिया एक्सपर्ट्स आपकी टीम से जुड़ेंगे, तो नेक्स्ट रिन्यूअल के टाइम पर आपका ये बदला हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह की अनएक्सपेक्टेड स्केलिंग फीस को ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, इन फीस के वेरिएबल्स को समझना और आगे से बजट करना ही एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग की आखिरी कुंजी है।